हेलो गाइस, वेलकम टू एडसारथी। एडसारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एडसारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये कोर्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एडसारथी ने एक और इनिशिएटिव लिया है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में आपको गाइड किया जाएगा दैट हाउ यू कैन बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 to 20 मार्क्स। अगर आप बॉर्डर लाइन पे स्टक हो जाते हो देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। आप इसके लिए इनरोल कीजिए। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो उसके लिए आप एडसारथी की साइट विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ एडसारथी का टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी हम क्लासेस के लिंक शेयर कर देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन, जिसमें हम कवर कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन। अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंशन की तो उसका इंट्रोडक्शन हम देख चुके थे। दो तरीके के कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली होते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन, एक होता है आपका लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन। अभी हम टाइप 1 यानी कि शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आपने देख ली थी और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी थी एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। ये वाली प्रॉब्लम आपकी होमवर्क प्रॉब्लम थी लास्ट सेशन की। इसका अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तरीका क्या बताया था? तरीका ये बताया था पैसेज को रीड करो, उसकी थीम क्या है वो आइडेंटिफाई करो, दिमाग में उसका एक ब्लूप्रिंट टाइप का बना लो कि एग्जैक्टली पैसेज में बात क्या कर रहा है। एक एक लाइन को पढ़ के समझने की कोशिश मत करना कि एक एक लाइन का मतलब क्या है, बस दिमाग में एक मोटी मोटी इमेज बन जानी चाहिए कि हाँ क्या क्या बात हो रही है, क्या है। और हाँ, रीड करते वक्त अंडरलाइन जरूर कीजिए। अगर आपके पास 2018 का क्वेश्चन पेपर है तो इस पैसेज को उठाइए और उसी में अंडरलाइन करते हुए रीड करिए। इससे आपकी हैबिट डेवलप होगी। रीडिंग हैबिट को डेवलप करिए। पैसेज के लिए रीडिंग हैबिट डेवलप करना बहुत जरूरी है, उसको डेवलप करिए। एकदम रियल टाइम इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस किया करिए। अंडरलाइन करते हुए उसको करते रहिए सॉल्व। और हो सके ना तो थोड़े से शोर वाली जगह पे बैठ के प्रैक्टिस करो। थोड़ी सी हल्के से शोर वाली जगह पे प्रैक्टिस करोगे बैठ के ना तो क्लास के एग्जैक्टली एग्जाम वाला जो माहौल होता है उससे फैमिलियर हो जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास का शोर आ रहा है तो उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, पैसेज नहीं पढ़ पा रहे हो। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी कंस्ट्रक्शन किसी बिल्डिंग का चल रहा है तो जाके कह दोगे रोको कंस्ट्रक्शन, हमें एग्जाम देना है। ऐसे तो कर नहीं लोगे। आपको उस इन्वायरमेंट से भी फैमिलियर होना है। इसलिए थोड़ी सी कभी कभी शोरगुल वाली जगह पर भी बैठ कर भी आप पैसेज की प्रैक्टिस को कर लिया करिए। चलो अब पैसेज पे आते हैं। रीड करो इसे, आप भी रीड करिए, मैं भी रीड करती हूँ। इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम इज मॉडल्ड ऑन द मास एजुकेशन सिस्टम दैट डेवलप्ड इन 19th century इन यूरोप। सबसे पहले इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है। ठीक, आगे क्या हो रहा है? द गोल ऑफ द सिस्टम इज टू कंडीशन चिल्ड्रन एज गुड सिटीजन एंड प्रोडक्टिव वर्कर। उसके बाद उसके गोल की बात हो गई। अगली चीज क्या है? दिस सूटेड द इंडस्ट्रियल एज। चलो ये वाली जो बात है वो इंडस्ट्रियल एज तक तो सही थी। That needed the constant supply of the compliant workload with a narrow set of capabilities. जब तक इंडस्ट्रियल एज थी तब तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब की बात कर रहा है आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिजेंबल फैक्ट्रीज विथ बेल्स, यूनिफॉर्म्स एंड बैच प्रोसेसिंग ऑफ लर्नर्स। अब बोल रहा है कि जो अभी का एजुकेशनल सिस्टम है वो एक तरीके की फैक्ट्री हो गई है, जहां से लर्नर्स की बैच प्रोसेसिंग हो रही है, जहां पे बेल्स हैं, घंटी बज रही है, बच्चे यूनिफॉर्म पहन के स्कूल पहुंच जा रहे हैं। इसी तरीके का बोल रहा है। इसका मतलब कि क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑल ओवर जो आपका ऑथर है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चलो जो इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम था वो पहले तो चलो सही था, जब इंडस्ट्रियल एज की बात होती थी तब तक के लिए तो ठीक है, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके की फैक्ट्री बन गई है। एक तरीके का ये आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपका नेगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है। अभी तक की कोई पैसेज हमने ऐसा नहीं देखा था जिसमें कि शायद ऐसा कोई पैसेज अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट हो। यहाँ पे इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है। क्या बोल रहा है? डिजाइन टू गेट लर्नर्स टू कंफर्म, ठीक है।
बट फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू द एनवायरमेंट टुडे इज वेरी डिफरेंट। सही बात है, वही बात भी की जा रही है। इट इज कॉम्प्लेक्स, वोलेटाइल एंड ग्लोबली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ठीक है, मोटी मोटी बात हमको समझ में आ गई कि हाँ ठीक है, सबसे पहले भारत के एजुकेशन सिस्टम की बात की है, उसके बाद कह रहा है कि इंडस्ट्रियल एज तक तो बात सही थी, लेकिन अभी जो है वो एग्जैक्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो एक तरीके की फैक्ट्री बन गए हैं, जहां से लर्नर्स का बैच प्रोडक्शन हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट टाइप का बोल दिया है। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। मोटा मोटी बात दिमाग में बैठ गई। क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। कौन सी अजम्पशंस इसमें है? एक तरीके से कंक्लूजन ही है, ये सारी चीजें एक ही होती हैं। बस देखो, अगर हम देखें इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अजम्पशन, इन्फरेंस, कोरोलरी, ये सब अलग अलग बातें हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक ही चीज है। लेकिन अगर हम अपने पेपर की बात करें तो हमको मोटी मोटी बात समझनी है। मोटी मोटी बात यही है, ऑल ओवर इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो या फिर क्या अजम्पशंस पैसेज में की गई हैं, बस यही बात समझनी है। बात को समझो, शब्दों पे ज्यादा मत जाओ, ज्यादा कंफ्यूज होने से सिर्फ एग्जाम में टाइम बर्बाद होता है। अब आओ अजम्पशन पे। पहला क्या है? इंडिया कंस्टिट्यूट टू बी ए डेवलपिंग कंट्री एसेंशियली ड्यू टू इट्स फॉल्टी एजुकेशनल सिस्टम। डेवलपिंग कंट्री, ये बताओ डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री की पूरे पैसेज में कहीं बात की गई है? कहीं पे भी लिखा है क्या कि भारत डेवलपिंग कंट्री बना हुआ है अभी तक की क्योंकि उसका एजुकेशनल सिस्टम अच्छा नहीं है? हाँ, एजुकेशनल सिस्टम को खराब जरूर कहा है अभी के, ये नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है कि हाँ आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं एक तरीके की फैक्ट्री बन गए हैं, ये बात बोल जरूर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत अभी तक विकासशील सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है। इनफैक्ट पूरे पैसेज में कहीं पे भी ये बात बोली ही नहीं है कि भारत डेवलपिंग कंट्री है, क्यों है, किसकी वजह से है, ये सब कुछ नहीं कह रहा है। तो पहला जो एजम्पशन है वो आपकी एकदम से गलत हो गई। दूसरे पे आओ। टुडेज लर्नर्स नीड टू अक्वायर न्यू एज स्किल सेट्स। देखो, न्यू एज स्किल सेट्स, जरा ये पढ़ो, नैरो सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी की अगर हम बात करें, अभी की बात करें तो जो स्किल सेट्स हैं वो बहुत ही नैरो हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं। तो आज के लर्नर्स को नए तरीके के नए स्किल सेट्स को अक्वायर करने की जरूरत है। ये बात इस पैसेज से मैसेज देने की कोशिश तो कर रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट नंबर 2 अभी तक की हम मान सकते हैं कि सही है। जरा तीसरे स्टेटमेंट पे जा करके देखते हैं कि एग्जैक्टली तीसरा स्टेटमेंट कह क्या रहा है। अभी तक की हमारे हिसाब से दूसरा स्टेटमेंट तो सही चल रहा है, क्योंकि ऑल ओवर इस पैसेज से यही बोलने की कोशिश कर रहा है। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है? गुड नंबर ऑफ इंडियंस गो टू सम डेवलप्ड कंट्रीज फॉर एजुकेशन। ये तो बात कर रहा है कि यहाँ से भारत से लोग डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं एजुकेशन के लिए, बिकॉज द एजुकेशनल सिस्टम देयर आर परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन विच दे फंक्शन। नहीं, ये सारी बातें तो पैसेज में की ही नहीं है। ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि भारत से लोग जा रहे हैं डेवलप्ड कंट्री में पढ़ाई करने के लिए, जिसकी कुछ वजह हैं। ये सब चीजें तो बोल ही नहीं रहा है पैसेज में। इसका मतलब अगर तुम सेकेंड वाले का मतलब ना भी समझो तो भी काम बन जाएगा। कैसे काम बन जाएगा? पहला और तीसरा तो सीधे एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये दोनों बातें तो एक सिरे से पैसेज में नहीं की गई हैं। अगर एक सिरे से पैसेज में बात नहीं की गई है तो आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। इकलौता सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 2, यानी कि किस ऑप्शन पे है? बी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं बार बार बोल रही हूँ, डोंट यूज योर एक्सटर्नल नॉलेज। पेपर 1 की नॉलेज पेपर 1 तक ही रखिए। सीसैट के पेपर में अपनी अलग से जीएस की नॉलेज को अप्लाई मत करिएगा। अगर अलग से अप्लाई करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से गलत हो जाता है और आपको एक्चुअली समझ में भी नहीं आता है। इसलिए ये सारी चीजों को दिमाग में मत लाइएगा। सीधी बात बता रही हूँ, जब पैसेज पढ़िए एकदम खाली दिमाग से पढ़िए कि सिवाय पैसेज के और कुछ भी सच नहीं है, पूरी दुनिया झूठ है, सिर्फ एक पैसेज सच है। सिर्फ पैसेज को सच मानिए, आपका कोई पैसेज, शॉर्ट पैसेज कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक, इसका आंसर हो गया बी। ये समझने की भी जरूरत नहीं थी 2 वाला पॉइंट, डायरेक्टली आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। अब आइए नेक्स्ट पे। ये वाला मैंने करा दिया था पैसेज आपको,
एक और होमवर्क प्रॉब्लम दी थी मैंने आपको, ये वाली, ये भी होमवर्क प्रॉब्लम थी। चलो इसका भी हम देखते हैं क्या तरीका है सॉल्व करने का। सॉल्व करने का तरीका पहले ही बता दिया। सॉल्व करने का तरीका ये होगा, पैसेज को रीड करो, माइंड में एक थीम टाइप की बनाओ, एक ब्लूप्रिंट बनाओ कि एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। एक एक लाइन को एक बार में समझने की कोशिश मत करो। अगर एक एक लाइन को एक बार में समझने की कोशिश करोगे फालतू समय खराब होगा, इतना समय खराब करने की जरूरत नहीं है। चलो रीड करो। Being a member of the WTO, India is bound by the agreement that have been signed and ratified by its member, ठीक है, including itself. According to Article 6 of the Agriculture Agreement, providing minimum support prices for agriculture product is considered distorting and it subjects to limits. ठीक. The subsidy arises from minimum support arising from minimal support cannot exceed 10% of the value of agriculture production for developing countries. PDS in India entails minimum support price and public stocking of food grains. ठीक है, उसके बाद बोल रहा है it is possible that in some year the subsidy to producers will exceed 10% of the whole of agriculture production. All over passage पढ़ के क्या समझ में आया? ऑल ओवर इस पैसेज में दो चीजों की बात हो रही है, WTO और PDS। WTO और PDS की ही बात हो रही है इस पैसेज में ऑल ओवर, और कोई बात नहीं हो रही है। एक बात और आप बोल सकते हो जो पैसेज में हो रही है वो है एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट की। यही तीन बातें ऑल ओवर इस पैसेज में हो रही हैं। पढ़ के यही समझ में आया। और क्या एक चीज पैसेज में समझ में आई कि पैसेज में ऑल ओवर ना फैक्चुअल टाइप की चीजें ज्यादा दिख रही हैं। पहले आर्टिकल 6 लिख दिया, उसके बाद बोल रहा है 10% से ऊपर नहीं हो सकता है, फिर कह रहा है 10% के ऊपर चला जाएगा। मतलब फैक्चुअल चीजें आपके इस पैसेज में ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तो दिमाग में ये वाली चीज बना लो कि हाँ ठीक है, इसमें फैक्चुअल वाली चीजें थोड़ी ज्यादा चल रही हैं। और दो चीजों की बेसिकली बात हो रही है, WTO और PDS। ठीक है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर अग्रीमेंट की भी थोड़ी बहुत बातें बीच में कहीं आ रही हैं। तो क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द अबव मैसेज। क्रूशियल मैसेज यानी सोच के बताओ क्रूशियल मैसेज का मतलब क्या होगा। क्रूशियल मैसेज है सीधी सी बात थीम। अभी तक के दिमाग में जो थीम बनाते थे ना, बस उसी थीम की बात बोल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है। सिंपल थीम पूछी जा रही है आपसे। अब थीम तो आप आइडेंटिफाई करना अब तक सीख ही गए, तो इस क्वेश्चन को तो आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। क्या लिखा है, इंडिया शुड रिवाइज इट्स PDS। इंडिया को अपना PDS को रिवाइज करना चाहिए। ये बताओ कहीं पे कुछ भी इंप्रूवमेंट वगैरह की बात कह रहा है क्या? कहीं पे भी कह रहा है? नहीं कह रहा है। क्या बोला मैंने देखो, मैंने ये कहा कि ये जो पैसेज है ये थोड़ा फैक्चुअल टाइप का है। इसमें आपको अलग से कुछ मैसेज नहीं दे रहा है, अलग से दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। थोड़ा सी सारी चीजें जो हैं वो फैक्चुअल टाइप की चल रही हैं, यानी कि आपको एक डेटा दे रहा है कि देखो भाई ऐसा डेटा है। तो ये अलग से कंक्लूजन जब पूरे पैसेज में निकालने को नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर ए तो सीधे से गलत हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, इंडिया शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ WTO। बोल रहा है इंडिया को अब WTO का मेंबर ही नहीं रहना चाहिए। WTO पहली लाइन के बाद और कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। इसका मतलब पैसेज में ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा है कि इंडिया को अब WTO का मेंबर ही नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों कहेगा भाई? इस बात में पैसेज में बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा है। नहीं कह रहा है देन क्रॉस इट। देखो सीधे ये दोनों ऑप्शंस को आप एलिमिनेट किस सोच के साथ कर सकते हो कि अगर पैसेज आपका फैक्चुअल चल रहा है तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसा कर लें तो ठीक रहेगा, वैसा कर लें तो वैसा रहेगा। पेपर 1 में PDS WTO सब पढ़ के आए हो, बेशक सब कुछ पढ़ के आए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एप्लीकेशन आप यहाँ करेंगे, उसका एप्लीकेशन आप यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। ये पैसेज ऐसा है जिस पैसेज में अगर आपने एक्सटर्नल नॉलेज को यूज किया, ये पैसेज वहीं खत्म हो जाएगा, एकदम गलत होने वाला है वो। इसलिए आप एक्सटर्नल नॉलेज का यूज नहीं करेंगे। ठीक, आइए ऑप्शन नंबर सी पे, फॉर इंडिया फूड सिक्योरिटी कोलाइड्स विथ ट्रेड, ये लिखा हुआ है।
फूड सिक्योरिटी आपको किसके थ्रू मिलेगी? यहाँ लिखा हुआ है पीडीएस इन इंडिया इंटेल्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स ऑल ओवर। ये वाली चीज आपको समझ में आ रही है कि पीडीएस से आपको क्या मिलेगी? पीडीएस के थ्रू ही तो फूड सिक्योरिटी दी जाएगी, यानी कि यहाँ किसकी बात हो रही है? पीडीएस की बात की जा रही है। कोलाइड्स विथ ट्रेड, ट्रेड किससे होगी? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि डब्ल्यूटीओ से। तो ये पैसेज का जो आपको अजम्पशन नंबर सी दिया है, इसमें पीडीएस और डब्ल्यूटीओ दोनों की बात हो रही है। दोनों की बात हो रही है। जब थीम दिमाग में बनाई थी तो क्या बनाई थी कि ऑल ओवर कुछ ऐसा होना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ और पीडीएस दोनों की बात कहीं पैसेज में रिलेटिवली किया जा रही है। ठीक है, पहले अलग अलग बात की जा रही है और आखिरी में रिलेटिवली लिखी जा रही है। तो ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें दोनों की बात रिलेटिवली कर ले रहा है, तो इसका मतलब संभव है कि ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही अभी तक की हो सकता है। अब जरा ऑप्शन नंबर डी देख लें। देखें उसमें क्या कहा जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है इंडिया प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी टू इट्स पुअर। देखो ये बात तो सही है कि इंडिया फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला भी ऑप्शन सही आपको पढ़ के लग रहा होगा कि हाँ सही बात है, इंडिया फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये बताइए कि पूरे पैसेज में कहीं पे भी अलग से पुअर्स की बात की है क्या कि इंडिया गरीबों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है? कहीं नहीं मेंशन है। अगर कहीं नहीं मेंशन है तो हम इसे सही कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी भी सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी सी। क्लियर? कुछ नहीं करना है, दिमाग में मोटी मोटी बातें सिर्फ बैठाओ और सॉल्व करते जाओ। बाकी ज्यादा कुछ नहीं सोचना है कि हमने ये पेपर 1 में डब्ल्यूटीओ के बारे में ये पढ़ लिया था, पीडीएस के बारे में वो पढ़ लिया था। बार बार हर पैसेज करते वक्त ये बात मैं बोल रही हूँ कि आप लोग अपनी एक्सटर्नल नॉलेज का यूज पैसेज में नहीं करोगे। डोंट यूज योर एक्सटर्नल नॉलेज। अगर उसका यूज किया सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ पैसेज को समझो, उससे ज्यादा कुछ मत करो। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन है, ये आपका जीएस नहीं चेक कर रहा है कि आपको कितना नॉलेज है बाहर की दुनिया की। नॉलेज आपको अपनी चेक नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपनी रीडिंग स्किल्स दिखानी है। रीडिंग स्किल्स के लिए क्या है आपके पास? आपको 10-15 लाइन दे दी जा रही है, उसी को पढ़िए, उसी से मतलब निकालिए, उसी से सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ नहीं करना है। ठीक, अगले पे आओ। अच्छा, अब ये काम करना, ये भी एक पैसेज है मोनोकल्चर पे, इसको आप लीजिए एज योर होमवर्क प्रॉब्लम। काफी अच्छा पैसेज है ये भी एक अच्छा पैसेज है। इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, अटेम्प्ट लीजिए और आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। एक काम कीजिए, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन पे आते हैं, उसको भी अब आज हम खत्म कर देंगे। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो, आई विश स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आ जाओ डीआई पे। देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं तो कभी कभी पेपर में डीआई के क्वेश्चन आ जाते हैं, और डीआई जो है सबसे आसान चैप्टर होता है। अगर आपको, जो कि मैंने कवर प्रॉपरली किया हुआ है, आई विश आपको कंसेप्ट उसका आ चुका होगा। अगर आपको परसेंटेज और रेशियो, ये दो चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आते हैं, जिसमें मैंने काफी आवर्स डेडिकेट किए हैं समझाते वक्त, ये समझ में आते हैं, तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन की कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व कर लोगे, अगर आपके पेपर में पूछ ली जाती है तो। देखो, अगर परसेंटेज और रेशियो में कोई भी डाउट हो तो आप एक काम करिएगा, एचएसआरटी के यूट्यूब चैनल पे जो क्लासेस अवेलेबल हैं परसेंटेज और रेशियो की, उसको एक बार आप देख लीजिए। उसमें आपको ये समझ में आएगा कि परसेंटेज और रेशियो इंडिविजुअल टॉपिक होने के साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन में अपनी एक अलग एप्लीकेशन भी रखता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और देखेंगे जो आपके 13 के क्वेश्चन पेपर का है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था 18 के पेपर वाला। ये थोड़ा सा एक एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन था, ये भी हमने देख लिया था। अब हम देख रहे हैं ये 2013 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ये। Study the two figures given below and answer the 5 items that follow.
5 क्वेश्चन दिए गए हैं इस पे, पांचों का आपको आंसर देना है। ये आपका बार ग्राफ है, ये आपका पाई चार्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है आपको। पहला फिगर क्या है, नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन द सेलेक्टेड डिसिप्लिन इन अ यूनिवर्सिटी बाय सेक्स, और फिगर 2 में कह रहा है एज ऑफ द फिजिक्स प्रोफेसर्स। ठीक है, ये फिजिक्स प्रोफेसर्स का बाइफर्केशन किया है पाई चार्ट के थ्रू, और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ प्रोफेसर्स की बात की जा रही है। क्वेश्चन पे डायरेक्टली आते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एग्जैक्टली। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर्स बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 35 टू 44। ये एज ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर्स है, ठीक, काम बन गया। 35 टू 44, 35 टू 44, ये एकदम जो फिल्ड वाला ब्लैक पोर्शन है वो है आपका 35 टू 44 एज ग्रुप वाले फिजिक्स प्रोफेसर्स, यानी कि वो कितने हैं परसेंटेज में, 40%। लेकिन ये 40% प्रोफेसर जो हैं वो फिजिक्स के हैं। ठीक है, अब आपको पहले तो इसमें से ये निकालना पड़ेगा कि फिजिक्स के टोटल प्रोफेसर कितने हैं। ये 40% है, लेकिन किसका 40% है, टोटल फिजिक्स प्रोफेसर्स का होगा। टोटल फिजिक्स के प्रोफेसर्स कहाँ हैं, ये हैं, 32 मेल हैं और 8 फीमेल हैं। ये बताओ, अगर 32 मेल प्रोफेसर्स हैं और 8 फीमेल प्रोफेसर हैं, तो टोटल फिजिक्स के प्रोफेसर्स कितने हो जाएंगे, टोटल फिजिक्स के प्रोफेसर्स हो जाएंगे 32 प्लस ऑफ 8 यानी कि 40 हो गए टोटल फिजिक्स प्रोफेसर्स। और क्या बोल रहा है, 40% जो होंगे इस 40 के, वो 35 टू 44 वाले एज ग्रुप में आएंगे, यानी कि क्या निकालना है आपको, 40% ऑफ 40। इसी को सॉल्व कर लो, जो सॉल्व करने पे आएगा वही आपका आंसर होगा। देखते हैं क्या आ रहा है, 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 40, 0 0 सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16। व्हाट इज द आंसर, बी। देखा कितनी आसान प्रॉब्लम है, क्लियर। आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगले पे आओ, अगली प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, which one of the following discipline has the maximum ratio of male to female। मैक्सिमम मेल टू फीमेल रेशियो किसमें है। सॉल्व करने बैठोगे क्या, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री बायो साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स सबको डिवाइड कर करके देखें किसमें सबसे ज्यादा रेशियो आ रहा है, नहीं, इतना नहीं सोचना है। इतना क्यों नहीं सोचना है, देखो बोल रहा है हाईएस्ट रेशियो निकालो। तो ये बताओ हाईएस्ट रेशियो कब आएगा, जब मेल की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए और फीमेल की वैल्यू मिनिमम हो जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहां पर भी ऐसा दिखाई दे कि मेल्स बहुत ज्यादा है और फीमेल उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, ऐसा जिस भी बार ग्राफ में दिखाई दे जाए, जिस भी बिल्डिंग में, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो किसमें दिखाई पड़ रहा है आपको, फिजिक्स में। देखो यहाँ 32 है, यहाँ 8 है, सही बात है, अच्छा खासा डिफरेंस है। तो ये वाला आपको ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आ जाएगा कि ये हो सकता है। क्यों हो जाएगा, सबसे ज्यादा मेल इसी में है, सबसे ज्यादा मेल इसी में है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू, मेल टू फीमेल की अगर हम बात करें तो न्यूमरेटर की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। अगर ये मैक्सिमम हो गया तो फीमेल अब जितना भी रहे, कम भी रहे, थोड़ा कम रहे तो भी काम चल जाएगा। देखो मिनिमम फीमेल कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे साइकोलॉजी में, लेकिन यहाँ पे तो मेल ही कम हो गए हैं। तो इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन से भी आप बता सकते हो कि आंसर क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा फिजिक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेल सबसे ज्यादा है, मेल टू फीमेल का रेशियो निकालना है, ये हो गया 32 सबसे अधिक, और फीमेल अगर 8 भी हैं, इस वाले से कम भी हैं, तो भी क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम तो अभी भी है ना। इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए, फिजिक्स। बिना आप सॉल्व किए पेन पेपर उठाए भी इसका आंसर दे सकते हो, बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट पे आप स्टडी द क्वेश्चन क्या है, what percentage of all psychology professors are female। फीमेल साइकोलॉजी प्रोफेसर्स निकालना है। साइकोलॉजी कहाँ है, ये है, ये फीमेल वाला है, फीमेल के डॉटेड से आपको रिप्रेजेंट किया गया है। ये देखो कितना होगा, ये 4 और 8 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6। मेल्स कितने हैं, 4,
निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर्स आर फीमेल। फीमेल निकालनी है। फीमेल कितनी है? 6। टोटल कितना है? 6 + 4 10। परसेंटेज निकालना है इनटू 100। कितना आंसर आ गया? 60%। व्हाट इज द आंसर? सी। इजी है, काफी इजी है। अगले पे आओ। अगले में क्या बोल रहा है? If the number of female physics professors in the age group 25 to 34 equals 25% of all physics professors in that group, then what is the number of male professors in the age group 25 to 34? आपको निकालना है 25 to 34 के बीच में कितने मेल प्रोफेसर्स लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये निकालने कि 25 से 34 वाले एज ग्रुप में टोटल कितने प्रोफेसर्स हैं। ऑल फिजिक्स प्रोफेसर्स निकाल लेते हैं। तो 25 to 34 में ऑल फिजिक्स प्रोफेसर्स कैसे आएंगे? परसेंटेज में अमाउंट कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 30%। 30% ऑफ कितने का? फिजिक्स प्रोफेसर्स। टोटल फिजिक्स प्रोफेसर्स ले लें। 32 मेल हैं, 8 फीमेल हैं, यानी टोटल कितने हो गए? 40। यानी कि 32 + 8 40 आ गया। कितने हो गए यहाँ से कैलकुलेट करने पे? 30% ऑफ 40, यानी कि 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 40। कितने आ गए टोटल प्रोफेसर्स फिजिक्स के 25 से 34 एज ग्रुप वाले? ये आ गए 12 हो गए टोटल। अब एक लाइन लिखी हुई है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर्स इन द एज ग्रुप 25 to 34 इक्वल्स टू 25% ऑफ ऑल फिजिक्स प्रोफेसर्स। यानी कि बोल रहा है फीमेल प्रोफेसर्स जो हैं इस एज ग्रुप में वो है 25% ऑफ टोटल। तो ये बताओ, अगर आपको टोटल पता है जो 12 प्रोफेसर्स हैं 25 to 34 एज ग्रुप वाले, तो यहाँ से फीमेल नहीं निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। कितना हो जाएगा? 25% ऑफ 12। कितना हो गया? 25% का मतलब 1/4 गुणे 12। कितने आ गए? 3। ये बताओ, टोटल प्रोफेसर्स तो पता है आपको मेल्स निकालने हैं। टोटल है 12, फीमेल है 3, तो मेल कितने हो जाएंगे? दोनों का डिफरेंस 12 - 3 यानी कि 9। व्हाट इज द आंसर? ए। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। अब एक काम करना, ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको लेना आप एज योर होमवर्क प्रॉब्लम। बहुत आसान है। मेरी तरफ से डेटा इंटरप्रिटेशन की ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसको लीजिए आप एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। आसान ही है, पिछली बार की तरह ही। जैसे पिछली 4 प्रॉब्लम्स आसान थी, ये भी आसान है, कुछ खास नहीं है इसमें। चलो, आई विश आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। गाइज अब आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ। जो दोनों होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। और साथ ही साथ गाइज एक और बात मैं आपसे करूंगी, एडसारथी की अब एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है। आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके ये सारे बेनिफिट्स हैं। और मैं आपकी सीसैट की जो भी क्लासेस ले रही हूँ उनका PDF आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। चलो, अब आज का सेशन हम एंड करते हैं, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।